नंबर 16 नेशनल हाईवे 6 पर रेड कलर की इनोवा में 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं। सर गाड़ी में 2 बॉडीज है। इसके गले पर वार किया गया है और इसके पेट में। हो सकता है मर्डर वेपन चाकू या उस्तरे जैसी कोई चीज हो। चारों तरफ ध्यान से देखो और उनकी गाड़ी और बॉडीज भी चेक करो। हो सकता है इनका आईडी कार्ड या मोबाइल या कुछ पर्स वगैरह मिल जाए। ओके सर। सर ये तो जिंदा है। इसे गाड़ी से बाहर निकालो, हॉस्पिटल भेजो फटाफट। सर हमारे लोगों ने पूरा एरिया छान मारा, लेकिन ना तो मर्डर वेपन मिला है और ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आइडेंटिफिकेशन हो सके, और ना ही दोनों के फोन बरामद हुए हैं। और लोगों से पूछताछ के बाद ये पता चला है कि किसी ने भी क्राइम होते हुए नहीं देखा और ना ही कोई संदिग्ध गतिविधि। अजीब बात है तावड़े, एक वारदात होती है और क्राइम स्पॉट पे कोई भी सुराग नहीं मिलता। क्राइम स्पॉट को फिर से अच्छे से छानो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उस ड्राइवर का पता चला? नहीं सर, लेकिन हमने आरटीओ से गाड़ी के ओनर के बारे में इंफॉर्मेशन मंगाई है। सर हो सकता है कि मरने वाला ही ड्राइविंग कर रहा हो सकता है। पर फिर वो बंदा पैसेंजर सीट पर क्यों बैठा था? तावड़े इस वक्त हमारे लिए उस गाड़ी की इंफॉर्मेशन और इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। उस औरत को होश आया? नहीं सर, उसकी हालत काफी गंभीर है। तावड़े उस औरत के गले पर जो चेन खींचने से पड़ता है वैसा निशान था। दोनों की बॉडीज पे कोई ऑर्नामेंट्स भी नहीं मिले और गाड़ी के अंदर कोई वैल्यूएबल चीज नहीं है। एक काम करो, उस एरिया के सारे हिस्ट्री शीटर्स को उठा लो। ओके सर। महाराष्ट्र स्टेट हाईवे नंबर 6 पर एक लावारिस गाड़ी के अंदर एक आदमी की लाश और मौत से जूझती एक औरत थी। और हैरानी की बात यह थी कि पूरी गाड़ी की छानबीन के बावजूद उन दोनों में से किसी की पहचान से संबंधित कोई सुराग नहीं मिला। दोनों के फोन्स भी गायब थे। कातिल तक पहुंचने से पहले पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि वो औरत जो जिंदा बच गई है और वो आदमी जिसकी लाश मिली है, उन दोनों की पहचान करवाना। कौन थे ये दोनों, क्या रिश्ता था इनका आपस में? क्या ये किसी हाईवे रॉबरी का शिकार हुए थे या फिर किसी अपने की रंजिश का? साहब बता, इस कत्ल में और चोरी में किसका हाथ है? नहीं साहब, हमारा हाथ नहीं इसमें। साहब चोरी के बाद आने गए साहब, यहाँ पे मर्डर होते तो पहला हम लोग को खबर मिलता है साहब। इसमें हम लोग का हाथ नहीं साहब, भरोसा रखो। तोड़ो इनको जब तक सच नहीं बोलते। डॉक्टर, पेशेंट की कंडीशन अब कैसी है? सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घाव काफ़ी गहरा है और रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इससे होश कब तक आएगा? 2 दिन तो लगेंगे होश में आने में। कोई भी इससे मिलने आए या इसके बारे में पूछताछ करे तो आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए। श्योर सर। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन डिटेल्स भेज देना। सर आरटीओ से खबर मिल गई है, उस गाड़ी के ओनर का पता चल गया है। उसका नाम जयप्रकाश शर्मा है और वो जय हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स नाम की कंपनी चलाता है। जी हाँ, ये रजिस्ट्रेशन तो मेरी कंपनी की गाड़ी की है। कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? गाड़ी तो पार्किंग में ही होगी और अगर कोई ड्राइवर ले गया होगा तो यहाँ पर एंट्री ज़रूर होगी। 1 मिनट मैं देखता हूँ। हाँ सर, गाड़ी तो पार्किंग में ही है। दिखाओ। कहाँ गई? सर गाड़ी तो यहीं होनी चाहिए थी। तुम्हारी गाड़ी इस वक्त हमारे पुलिस स्टेशन में है। उसमें एक आदमी की लाश मिली है और एक औरत जख्मी हालत में मिली है। कौन से ड्राइवर को लेके भेजा था वो गाड़ी? रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं थी तो मुझे लगा यहीं पर होगी गाड़ी। हमारे मुताबिक तो गाड़ी कहीं गई नहीं। इसे जानते हो? नहीं सर। ये तुम्हारे ड्राइवर्स में से नहीं है? नहीं सर। मुझे 1 घंटे के अंदर तुम्हारे सारे ड्राइवर्स पुलिस स्टेशन में चाहिए और तुम भी। तुमने कहा कि तुम्हारे पास 11 ड्राइवर्स हैं, यहाँ तो 9 हैं, बाकी के 2 का है? जतीन और रफीक
दोनों यहाँ पर नहीं है सर। जतिन बहुत ही बदतमीज़ आदमी है, एक हफ्ते पहले मुझसे लड़ बैठा। और ये दूसरा रफीक, वो 2 दिनों से ये छुट्टी पर है सर। उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे पैसे का इंतज़ाम करना था, इसलिए गांव चला गया है। इनमें से किसी के पास गाड़ी की चाबी रहती है? नहीं सर, चाबी तो ऑफिस में ही रहती है। बुकिंग होने पर ड्राइवर अपने आप गाड़ी ले जाते हैं। जतिन और रफीक के मोबाइल नंबर और एड्रेस नोट कराओ, और जब तक हम न गए शहर से बाहर मत जाना। फिलहाल जा सकते हो। तावड़े, इन दोनों ड्राइवर के कॉल डिटेल्स निकलवाओ। यस सर। और उन हिस्ट्री शीटर से कुछ पता चला? नहीं सर, उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की, लेकिन उनका यही कहना है कि ना तो ये काम उन्होंने किया है और ना वो जानते हैं कि ये काम किसने किया है। तावड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ चोरी और कत्ल का मामला ना हो, शायद कुछ और भी हो सकता है। अरे साला, दरवाजा तोड़ेगा क्या? इतनी रात में कोई किसी घर पे आता है क्या? अरे यार रुको रुको। जतिन तू है ना? मैं हूँ साहब। क्या हुआ? जैन ट्रैवलिंग कंपनी में तू ही ड्राइवर का काम करता है ना? हाँ साहब, पर जयप्रकाश साहब ने जो कंप्लेंट किया ना साहब, एकदम गलत किया है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, कोई घपला नहीं किया। अपन बच्चे की कसम खा के बोलता है साहब। कल दोपहर से अब तक कहाँ था तू? पूरा दिन घर पे ही थे साहब। शाम को मैं बाहर गया था, पड़ोस में मेरा दोस्त लोग रहता साहब, उसके साथ पत्ते खेल रहा था मैं। कितने बजे तक पत्ते खेल रहा था? रात के 2-3 बजे तक साहब। उसके बाद मैं सीधा अपने घर पे आया। इन दोनों को जानता है? कौन है साहब ये लोग? ठीक तरह से देखकर बता। नहीं जानता साहब इन लोगों को कौन है ये। बगैर हमारे परमिशन के शहर से बाहर मत जाना, समझे? और साहब चला। अरे चुप करा, इससे बच्चा भी नहीं संभलता तेरे से क्या? जतिन अपने ही साथ था साहब। इनका रोज का ही ऐसा, देर रात तक पत्ते खेलते हैं। साहब आप? रफी कहाँ है? साहब वो तो घर पे नहीं है, लेकिन बात क्या है? घर की तलाशी लो। साहब लेकिन साहब वो गांव में है, लेकिन हुआ क्या, वो ठीक है ना? कब गया गाँव? साहब 2 दिन पहले, कल तक आने की बात हुई है। गाँव का नाम क्या है? नीम गांव, पुणे के पास में है। किस काम से गया है गाँव? वो पैसों के इंतजाम करने। पैसों का इंतजाम? हाँ साहब, हमारे बेटे के इलाज के लिए। अल्लाह के वास्ते साहब बताइए बात क्या है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। पहले तुम ये बताओ कि उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? साहब वो उनका फ़ोन ठीक नहीं है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। जिसके पास गया उसका नंबर दो। साहब गांव में तो हमारा कोई भी नहीं है। हाँ बस एक छोटी सी ज़मीन है, उसे ही बेचने के वास्ते गए हैं। तस्वीर है उसकी? तुम कहीं जाना बता, और रफीक से कुछ भी कांटेक्ट होता है तो तुरंत हमें बताना, और उसे ये मत बताना कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, वरना रफीक को ही तकलीफ होगी। जी साहब। चला। सर, मैंने निमगा पुलिस स्टेशन से कंफर्म किया है कि रफीक पिछले 2 दिन से अपने गांव में ही है। एक काम करो, उसकी बीवी से कहो कि उसे किसी तरह वापस बुलाए, और फोन अपने किसी आदमी के सामने ही करवाना। यस सर। और दीपक के घर से मौका वारदात तक के सारे टोल नाकों का सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। ओके सर। हेलो, कहाँ हैं आप? जल्दी आ जाइए घर, अली की तबीयत फिर से बहुत ख़राब हो गई है। हाँ जल्दी, दवा दिया है मैंने, लेकिन आप आ जाइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ी तो यही है, लेकिन ड्राइवर का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा है। जरा ध्यान से देखो, पहचान सकते हो क्या? नहीं साहब। चलो पॉज करो। तावड़े ये देखो, ड्राइवर के पीछे के हाथ किसका है? सर इस हाथ में चूड़ियां, मतलब ये लड़की है, लेकिन जिस लड़की को चाकू मारा गया था वो तो दूसरी तरफ बैठी थी। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि अब ये ड्राइवर और ये पीछे सीट पे बैठी हुई लड़की, इन दोनों मिसिंग है। सर, रफ़ीक आपसे मिलने आया है। मेरा नाम रफ़ीक है साहब, मुझे आपसे मिलने को कहा था। मेरी वाइफ ने कहा कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे। क्या हुआ साहब? तुम ड्यूटी पर क्यों नहीं गए थे? मैं गाँव गया था साहब, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। ये गाड़ी तुम चला रहे थे? नहीं साहब। इन दोनों को जानते हो? नहीं साहब। हेलो। ओके सर, एक अर्जेंट न्यूज़ है। तुम अभी जा सकते हो, बिना हमारी इजाज़त के शहर से बाहर मत जाना। जी। सर उस औरत को होश आ गया है और वो अपने पति और बहन के बारे में पूछ रही है। पति और बहन?
इसका मतलब जो सीसीटीवी फुटेज में दूसरी लड़की दिखी थी उसकी बहन है। दीपक, कुछ नहीं, एक्चुअली मेरा सर दर्द हो रहा है। मेरे जोक इतने बुरे थे क्या? अल्पा, आप ना सर दर्द की गोली ले लो और मेरे जोक को बर्दाश्त करो। तावड़े, मर्डर वेपन का कोई सुराग मिला? नहीं सर। एक काम करो, पूरे इलाके में एक गुमशुदा लड़की के लिए अलर्ट जारी कर दो। ओके। इंस्पेक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर जरा 1 मिनट बात करना चाहते हैं। जी जरूर। मेरे पति दीपक, मेरी छोटी बहन अल्पा, वो लोग कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है। वो लोग कहाँ हैं? देखिए, आप पहले शांत हो जाइए। वो लोग ठीक तो है ना? आप कुछ बताते क्यों नहीं है? कुछ जरूरी बातें आपसे करनी है, वो कर लेते हैं। आपके साथ गाड़ी में आपके पति और बहन थे? जी सर, मेरे पति दीपक और मेरी बहन अल्पा। लेकिन वो लोग ठीक तो है ना? देखिए, आप हौसला रखिए, अपने आप को संभालिए। आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। दीपक, दीपक, सर मेरी बहन कहाँ है? वो तो ठीक है ना? वो लोग, उन्होंने उसे तो कुछ नहीं किया ना? सर उसे बचा लीजिए। वो लोग उसे अपने पास लेकर गए होंगे सर। सर प्लीज मेरी बहन को कहीं से ला दीजिए सर। किन लोगों ने? देखिए, आपकी बहन को बचाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप मुझे एग्जैक्टली बताइए कि गाड़ी में हुआ क्या था? सर बहुत दिनों बाद मेरे पति ने घूमने का प्रोग्राम बनाया था। मेरे गांव जा रहे थे काबिल, और फिर अचानक कार खराब हो गई और हाईवे पर रुकना पड़ा। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, मैं देखता हूँ जरा। गाड़ी गर्म हो गई है बहन जी, मैं पानी लेके आता हूँ। जी जी बिल्कुल, आपके दिमाग की तरह गर्म हो गई गाड़ी। चुप कर। दीपक, तुम्हारा सर दबा दूं क्या? हाँ दबा दो थोड़ा। जीजू, मैं भी आपका सर दबाऊं क्या? कौन तो? छोड़ो! दीपक, सर मेरी बहन को बचा लीजिए सर। उसे कुछ भी करके बचा लीजिए प्लीज। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बहन को ढूंढ लेंगे। आपने उन 2 लोगों में से किसी की शक्ल देखी थी? नहीं सर, उन लोग के चेहरे ढके हुए थे और सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि कुछ नहीं पता। मेरी बहन को बचा लीजिए सर। आपके पास आपकी बहन की कोई फोटो है? घर पे होगी। जो ड्राइवर आपको ले जा रहा था उसे आप पहचानती हैं? नहीं सर, गाड़ी मेरे पति ने हायर की थी और वो उनकी पहचान का ही था। उसका नाम रफीक था। क्या हुआ? गाड़ी गर्म हो गई है बहन जी, मैं पानी लेके आता हूँ। सब मैंने कुछ नहीं किया। सब तू भाग क्यों गया था और झूठ क्यों बोला? बोल। मैं बहुत डर गया था साहब। फटाफट बोलायचा और जो भी बोलेगा सच बोलने का। मैं घर में था साहब। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं गांव जाने की तैयारी कर रहा था साहब। नमस्ते दीपक साहब। रफीक यार, गाड़ी चाहिए। साहब मैं गांव जा रहा हूँ। रफीक यार, काबिल गावी जाना है, रात तक वापस आ जाएंगे। लेकिन साहब। रफीक यार प्लीज मना मत कर, बहुत जरूरी काम है। ठीक है मैं आता हूँ। अल्लाह कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी की जान नहीं की साहब। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि गांव एक दिन देर से चला जाऊंगा। वैसे भी दीपक साहब बहुत दिलदार इंसान थे, वो अलग से काफी पैसे देते थे मुझे। फिर तूने वहां से गाड़ी उठाई, वहां तेरी एंट्री क्यों नहीं? अब मैं ऑफिस गया था तब ऑफिस खुला नहीं था साहब।
मेरे पास एक डुप्लीकेट चाबी थी जो मैंने बनवा ली थी। मैंने सोचा कि मालिक को पता लगा तो ठीक, वरना सारा पैसा मुझे मिल जाएगा और कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह तूने दीपक, आभा और उसकी बहन को गाड़ी में बिठाया, रास्ते में दीपक का खून किया, आभा की जान लेने की कोशिश की, उनको लूटा और उसकी बहन को गायब कर दिया। कहाँ रखा है उसकी बहन को? क्या किया उसके साथ? बोल! नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, कसम से मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब हम हाईवे पे थे, एक दूसरे के साथ सब लोग अच्छी तरह से बात कर रहे थे साहब, सिर्फ दीपक साहब थोड़े चुप थे साहब। अल्पा प्लीज। जीजू आप चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या हुआ, मेरे जोक्स बहुत पकाऊ थे क्या? अरे कुछ नहीं, एक्चुअली मेरा सर दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मैं जरा जाके आता हूँ। साहब मैं हल्का होने के लिए झाड़ की तरफ बढ़ा, उतने में मुझे एक आदमी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा होगा कोई, फिर एक औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी साहब मुझे। मैं फौरन वहाँ से भागकर गाड़ी के पास गया और मैंने देखा तो दीपक साहब के गले से खून बह रहा था और मैडम के पेट से। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया साहब और मैं सीधा भागते हुए घर चला गया साहब। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने बिना पूछे गाड़ी ली थी साहब। छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए मुझे। मैं गाँव नहीं गया तो मेरे बच्चे का इलाज रुक जाएगा साहब। अंदर डालो इसको। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बच्चे का नाम अली है, बहुत ही गरीब परिवार से, उसकी किडनी में प्रॉब्लम है। अगर आपकी एनजीओ उसके इलाज का खर्चा उठाएगी तो बच्चे की ज़िंदगी बच जाएगी। उसकी सारी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सर अब चिंता मत कीजिए, इस बच्चे का इलाज का खर्चा हमारी एनजीओ उठाएगी। थैंक यू। नहीं दीपक, तुम ऐसे नहीं जा सकते। दीपक उठो ना, तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। दीपक उठो, दीपक उठो। दीपक नहीं, दीपक उठो ना। दीपक नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। सर, दीपक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है कि उसके गले पर एक ही वार किया गया है, वो भी किसी तेज धार वाले चाकू से, और आभा के पेट में भी इसी तरह से वार किया गया है, लेकिन अब तक मर्डर वेपन बरामद नहीं हुआ है। तावड़े रफीक ने कहा कि उसने गाड़ी हल्का होने के लिए रोकी थी। मैं जरा जाके आता हूँ। जबकि आभा ने ये कहा कि गाड़ी खराब होने की वजह से रुकी। अचानक कार खराब हो गई और गाड़ी गर्म हो गई है बहन जी, मैं पानी लेके आता हूँ। इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। सर, रफीक के बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, उसके पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से पूछताछ की। सभी का कहना यही है कि रफीक एकदम शरीफ आदमी है और अपने परिवार से काफी प्यार भी करता है। इसका मतलब वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है और उसे अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसों की भी जरूरत थी। हो सकता है उसका इरादा किसी को मारने का न रहा हो, लेकिन प्लान गलत गया और दीपक की जान चली गई। सर, आभा ने कहा कि उनके ऊपर 2 लोगों ने हमला किया और जिन्होंने चेहरे पर कपड़ा बांधा था। सर, हो सकता है कि रफीक ने हल्का होने का बहाना बनाया हो और उनमें से एक रफीक खुद हो और एक उसका दोस्त। लेकिन आभा की बातों पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आभा क्यों झूठ बोले। इस आभा की पूरी कुंडली निकालो और उस रफीक के बैंक डिटेल्स भी निकालो। ओके सर। बहुत अच्छे लोग थे तीनों, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं। आपस में भी उन तीनों का बहुत प्यार था। जीजा साली कम और भाई बहन ज्यादा लग रहे थे। जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। तैयार हो रही थी मैं। तुम्हें कॉलेज छोड़ के मुझे ऑफिस भी जाना है। हाँ। चलो, रोज लेट कराती है तू मुझे। सर सिर्फ 2 साल पहले यहाँ रहते थे, गणपति की पूजा में सबसे आगे रहते थे, मानो कई सालों से रह रहे। आभा तो पूजा पाठ वाली लड़की थी। दोनों बहनें जान देती थी एक दूसरे पे, बहुत प्यार था उन दोनों बहनों में। देख, हम फिर से पूछ रहे हैं, सच सच बता, दीपक, आभा और उसकी छोटी बहन, इन तीनों के बीच में कोई झगड़ा, कोई बहस, कुछ भी हुआ था? नहीं साहब, मैं वही आपको बता रहा हूँ कब से कि वो अच्छे से बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ। कभी कभी वो हंसी मजाक भी कर रहे थे। साहब मैंने कुछ नहीं किया। सर, आभा, अल्पा और दीपक के बारे में हमने उनके पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इतनी परफेक्ट फैमिली है तो फैमिली में से तो कोई मर्डर नहीं कर सकता। किसी हाईवे रॉबर ने भी ये कांड नहीं कबूला। तावड़े, ऐसा भी हो सकता है कि इस फैमिली का एक ऐसा चेहरा हो जिससे उनके पड़ोसी और हम अब तक अनजान है। अल्पा के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। अगर आभा के स्टेटमेंट पे हम विश्वास कर लें तो जिन्होंने दीपक का खून किया और आभा को मारने की कोशिश की, उन्होंने अल्पा का भी पीछा किया होगा। हो सकता है कि उन्होंने अल्पा को पकड़ लिया हो और जान से मार दिया हो। एक काम करो, आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में पता करो, 21 साल की लड़की की अनआइडेंटिफाइड लाश किसी को मिली है क्या? ओके सर। आपने अपने स्टेटमेंट में बताया कि आप सब गांव जा रहे थे। काबिल हुआ, कौन रहता वहाँ आपका? जी कोई भी नहीं,
जब मैं और अल्पा छोटे थे तभी हमारे माँ बाप गुजर गए थे। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरे पति दीपक और मेरी छोटी बहन अल्पा, बस यही दोनों थे। लेकिन अब वो दोनों भी। लीजिए। बहुत दिनों के बाद दीपक ने घूमने का प्रोग्राम बनाया था सर। वो हमारा गांव देखना चाहता था, वो गलियां देखना चाहते थे जहां हम खेलते थे, जहां हम पैदा हुए थे, हमारा स्कूल, हमारा। आपकी और दीपक की शादी कब हुई? 3 साल पहले। मेरी जिंदगी में दीपक के आने से पहले शादी का कोई इरादा नहीं था सर। मैं अपनी बहन अल्पा के साथ बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में, लेकिन दीपक इतने अच्छे इंसान थे कि मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा। दीपक जितना प्यार मुझसे करते थे उतना ही ख्याल मेरी बहन अल्पा का रखते थे। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। तावड़े, ये फैमिली सिर्फ अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए अपने गांव जा रही थी। ये बात मुझे कुछ अजीब सी लगती है। आभा की बातों पर विश्वास करने से पहले मुझे लगता है उसके गांव जाके पूछताछ करनी चाहिए। हमें आज ही काबिल गांव जाने के लिए निकलना होगा। इस आदमी की तो कोई पहचान नहीं है, पर इन दोनों लड़कियों की पहचान है। क्या है, 2 लड़कियां इसी काबिल गांव की रहने वाली है? ये सिर्फ हमारे गांव की रहने वाली नहीं है साहब, बल्कि इनकी तलाश तो हमको भी है। क्या? किस जुर्म में? मर्डर के जुर्म में, और वो भी 1-2 नहीं, 4 लोगों के मर्डर में। काबिल गांव की पुलिस के इस खुलासे ने थाने पुलिस को असमंजस में डाल दिया था। पुलिस अब तक आभा को एक विक्टिम मानकर चल रही थी, लेकिन ये जानकारी चौंका देने वाली थी कि आभा और अल्पा 4 साल पुराने कत्ल के जुर्म में फरार हैं। पुलिस को अब इस केस को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना पड़ रहा था। आभा ने अपने माँ बाप के बारे में पुलिस से झूठ बोला था, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, आभा एक विक्टिम की बजाय गुनहगार लगने लगी थी। मुझे इन दोनों का मुंह भी नहीं देखना है साहब। ये लोग 4 साल पहले मर चुके हैं हमारे लिए। अरे बाबा, फेंक दो इन मनुष्य की तस्वीर। क्या देख रहे हो आप इसको? हाँ? फेंक दो उन्हें। उछल 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 ना। जितना पूछा गया उतने जवाब दे, समझा ना? ऐसा क्या हुआ था कि आप अपनी बेटियों से इतनी नफरत करते हैं? साहब, अल्पा की कुछ भी गलती नहीं, वो आभा ने उसे फुसलाया होगा। मैं कसम से बोल रहा हूँ ना। कहते हुए भी शर्म आती है साहब। पूरे गांव में न जाने कितने लोगों से इसने संबंध बना कर रखे थे। साहब, जब मुझे पहली बार मालूम पड़ा था मैंने विश्वास नहीं किया था। वज्रेश्वर, काय बोलते तू? अरे वो मेरी बेटी है। अरे दादा, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूरा गांव बातें कर रहा है। तुम्हारी ये आभा न जाने किस किस के साथ में क्या क्या करते रहती है। क्या? अरे वो अपना सुहास है ना, सच्चिदानंद का लड़का, उसके साथ में उसकी कोठरी में जाते समय देखा मैंने। क्या क्या बोल रहे हैं? मैं तो बता भी नहीं सकता कि वहां मैंने क्या देखा। पर ए चुप कर। हाँ, काय बघितलंस तू? हाँ, सांग मला काय बघितलंस? आभा तू चुप कर। काय चुप कर बाबा? कि ये आदमी कुछ भी बोल रहा है, आप सुनते जा रहे। अरे निकल मेरे घर से बाहर, निकल यहाँ से, निकल। साहब, वज्रेश्वर को आभा ने धक्के मारकर निकाल दिया, पर मैंने जब असलियत देखी तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ साहब कि इस पूरी दुनिया में किसी बाप को वो न देखना पड़े जो मैंने देखा। वो आभा और चक्रधर। मैं तुझे जान से मार दूंगा। पूरे गांव में बर्बाद कर दिया हमारा नाम। साहब, मैंने सोचा कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएगी, पर मेरे थप्पड़ का भी कोई असर ही नहीं हुआ उसके ऊपर। साहब, उसके इन हरकतों की वजह से पूरे गांव में बदनामी हो रही थी हमारी। फिर एक दिन सरपंच जी का बुलावा आया। देखो भाइयों, नंद किशोर की बेटे आभा का कहना है कि दीप नारायण के बेटे उल्लास ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की है, लेकिन पूरा गांव जानता है उल्लास की उम्र ही क्या है। इस लड़की से कम 4 साल छोटा है, लेकिन जो भी इस बात से सहमत है कि लड़की सच बोल रही है, अपनी अपनी मंजूरी दे दे। उल्लास तो एक बच्चा है, इस लड़की का ही चरित्र खराब है।
उस दिन गोवर्धन के बेटे के साथ देखी गई थी। मैंने तो नंद किशोर भाई को समझाया भी था, पर ये उल्टा मेरे ऊपर ही भड़क गए। इस लड़की का कहना है कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। ये कहने के बराबर है जैसे किसी ने कीचड़ को गंदा कर दिया हो। अरे इसने तो अपनी बहन को भी सिखा रखा है। उस दिन इसकी बहन मेरे घर पुलिस लेके आ गई और कहने लगी मेरे बेटे दिलीप ने इसकी बहन के साथ बलात्कार किया है। लेकिन इसके साथ करे क्या? सरपंच जी, इसके पूरे परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। हुक्का पानी बंद कर दो इस परिवार का। सरपंच जी ऐसा मत करिए, हम कहाँ जाएंगे हम? अरे ये तो अपनी बेटी को शिक्षा देने से पहले सोचना था नंदू। सरपंच जी थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को किसी दूसरे गांव में छोड़ाऊंगा। ठीक है नंदू, हम तुम्हें 1 हफ्ते का समय देते हैं। इस 1 हफ्ते में अपनी बेटी का इंतजाम तुम किसी दूसरे गांव में करो, नहीं तो पूरे परिवार का बहिष्कार किया जाएगा। तुम्हारे पूरे परिवार के साथ कोई किसी तरह का संबंध नहीं रखेगा, ना कोई किसी प्रकार का लेन देन करेगा। सर पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया था, कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। हम लोगों ने जैसे तैसे दूर के गांव में आभा की शादी तय की, पर उस रात जब मैं उसे ये बात बताने के लिए गया तो आभा सर हमें उसके जाने का बिल्कुल दुख नहीं था। हमने तो सोचा कि बला टली, पर सर वो अपने साथ अल्पा को भी ले गई थी और हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं उसे भी वो अपने जैसा ही ना बना दे। जाते जाते उन 4 लोगों का कत्ल करके चले गए जिसके साथ उसके नाजायज संबंध थे। हमारे लिए दोनों मर चुकी हैं। आभा ने भी यही बयान दिया कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। सही बोला सर, पर अब कौन सा कांड कर दिया उसने कि आप लोग मतलब पुलिस उसे ढूंढ रही है? आभा के पति का मर्डर हो गया। पति? अरे साहब उसको भी फंसाया होगा, जरूरत पूरी हुए बाद उसको भी मारा होगा। मैं बोलता हूँ ना, आभा पे भी हमला हुआ है। वो दोनों कैसी है? जरा शांत बस, मी बोलतो ना त्यांच्याशी। देखो साहब, वो मरे या जिंदा रहे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आभा की जान बच गई है और अल्पा लापता है। कुछ भी पता चले तो तुरंत इन्हें बताइएगा। साहब पूरे गांव में इतनी बदनामी करके गई हैं ये दोनों, किस मुंह से आएंगी घर पर? अगर आप भी गए ना तो मैं उनको जान से मारूंगा। हे, क्या बोला रे? ये दोनों बहनें हैं, अपने घर को माँ बाप को छोड़कर भाग गई थी कोई 4 साल पहले। ये चारों वहीं थे जिनके खिलाफ अल्पा ने रिपोर्ट लिखवाई थी, क्योंकि जिस रात आभा गायब हुई थी उसी रात इन चारों का कत्ल हुआ था। आपको क्या लगता है आभा अकेली इन चारों का मर्डर कर सकती है? ज़रूर सर, क्योंकि चारों शराब के नशे में थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से चारों ने इतनी शराब पी रखी थी जिसके बाद में किसी का होश में रहना मुमकिन नहीं था। एक बात है जो समझ में नहीं आ रही, वो ये कि शहर में सब लोग आभा और अल्पा की तारीफ करते थकते नहीं, और यहाँ पर सारा गांव उनकी सिर्फ बुराई कर रहा है। इसका मतलब या तो वो शातिर है या फिर शिकार। आपकी मुजरिम हॉस्पिटल में है लेकिन हमारी निगरानी में है। आप अपने केस की इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, फिर इन 4 हत्याओं के लिए कोर्ट से परमिशन लेकर हमें इनको कस्टडी में लेना होगा। सुनो सिस्टर, ये पेशेंट का है। सर वो बाथरूम गई है। बाथरूम का? या लॉक कीजिए। लगता है तोड़ना पड़ेगा। सर हमने आभा की फोटो हर पुलिस स्टेशन, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, पेट्रोलिंग टीम हर जगह सर्कुलेट कर दी है। अब उसका छुपना मुश्किल है। मगर तावड़े सवाल ये उठता है कि अगर काबिल गांव में उसने 4 लोगों को मारा था तो फिर वो काबिल गांव क्यों जा रही थी? उसे तो पता ही होगा कि वहां की पुलिस उसकी तलाश में है। सर हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो और काबिल गांव जा ही नहीं रही हो। मगर ड्राइवर रफीक ने भी तो हमसे यही कहा कि वो लोग काबिल गांव जा रहे थे। मैंने बताया ना साहब आपको कि दीपक साहब मेरे पुराने कस्टमर थे, उन्होंने मुझे काबिल गांव जाने के लिए ही बुक किया था। सवाल ये उठता है कि आभा की बातों में कितनी सच्चाई है। सर टैक्सी दीपक ने बुक की थी। दीपक के परिवार के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, उसकी एक बड़ी बहन है माधुरी।
जिसका पता मिल गया है। उससे बात करो। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये दीपक था कौन, और आभा और अल्पा की तलाश बढ़ा दो। जब तक ये 2 महीने हमारी पकड़ में नहीं आती तब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं सकती। मतलब क्या क्या? और? प्रतीक, दीदी, हाँ आप ठीक हो ना? हाँ? रोहन, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ रोहन। ये ब्लड कैसे? हाँ? कुछ नहीं। अल्पा कहाँ है? मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि अल्पा कहाँ पे? मतलब अल्पा तुम्हारे पास नहीं आई? अल्पा जा, भाग, टाइम नहीं है, रोहन के पास भाग जा। रोहन तुम सच कह रहे हो? अल्पा तुम्हारे पास नहीं आई? दीदी मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ। चलो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बहुत ब्लड जा रहा है। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। अल्पा कहाँ चली गई? सर हम लोग एक इज्जतदार खानदान से, मेरे पिता टीचर है, मेरी माँ भी। एक दिन दीपक ने मुझे बताया कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब उस लड़की की सच्चाई का पता चल गया तो हम सब चौंके। कैसी सच्चाई? सर आभा डांस बार में नाचने वाली लड़की थी और बाबा ने साफ इनकार कर दिया इस रिश्ते के लिए। मगर इसमें क्या बुराई है बाबा? बुराई क्या है? अरे बाजार में नाचने वाली लड़की को घर लेके आया है तू और पूछ रहा है बुराई क्या है? बाबा डांस बार में नाचना इसकी मजबूरी थी। ये भी बहुत अच्छे खानदान की लड़की है। अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई करने के लिए इसको डांस बार में नाचना पड़ा। देखो, अगर सोशल वर्क ही करना है ना तो डोनेशन देते हैं ना, लेकिन मैं इसे अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा। बाबा ये इसी घर की बहू बनेगी। तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद रहेंगे। चल निकल जा। बाबा निकल जा। बाबा चलो आभा। भाई दीपक बेटा रुक। नहीं माँ, नहीं भाई, नहीं मारो, नहीं भाई। सो उस दिन दीपक घर से बाहर गया, वो वापस आया ही नहीं। मैं 2-3 बार उसे मिली थी, उसे समझाने, पर पता नहीं उस नाचने वाली ने दीपक के ऊपर क्या जादू टोना किया कि वो अपने माँ बाप और मुझे भूल चुका था। मुझे पूरा यकीन है उसी ने मेरे भाई को मार दिया होगा। उसे कोई और मिल गया होगा तो मेरे भाई को रास्ते से हटा दिया। ठीक है, फिलहाल आप जाइए। अगर कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो दोबारा बुलाएंगे। तावड़े, अगर इसकी माने तो आभा की जिंदगी में कोई नया आ चुका था और अपने इस नए आशिक के साथ मिलकर उसने दीपक को रास्ते से हटा दिया। हो सकता है। आभा का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कहता है। उसके गांव में भी उसके ऊपर 4 कत्ल करने का इल्जाम है, और वो भी 1-2 नहीं, 4 लोगों के मर्डर में। और वो लोग भी आभा के प्यार में ही पड़े थे। लेकिन इस बार तो आभा को भी चाकू लगा है। हो सकता है उसने खुद ही को चाकू मार लिया हो ताकि उस पर कोई शक न करे। तावड़े, जब तक ये आभा और अल्पा हमें मिल नहीं जाते ना तब तक हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। इस आभा के कॉल रिकॉर्ड से चेक करो वो किस किस के टच में थी, और वो जहाँ काम करती थी उस बार में भी जाओ, वहाँ भी पता करो। ओके सर। आराम से, आराम से बैठो। आराम से, आराम से, आराम से। दीदी आप आराम करो, मैं फर्स्ट एड लेके आता हूँ। नहीं रोहन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे हाँ दीदी, मुझे अल्पा। आप आराम करिए। रोहन तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अल्पा ने आज तक मेरी बात टाली नहीं है। फिर मैंने उससे कहा था कि सीधा भागकर तुम्हारे पास है तो वो यहाँ आई क्यों नहीं? कहाँ है वो? किसी मुसीबत में फंसी है। दीदी प्लीज, हाँ आराम से, प्लीज। दीदी लेकिन हुआ क्या था? सर दीपक और आभा के बीच कोई परेशानी नहीं थी। आभा का किसी और से कुछ सवाल ही नहीं उठता सर। वो एक बार यहाँ से चली क्या गई साहब, पीछे पलटकर देखा तक नहीं उसने। बड़ी किस्मत वाली थी जो दीपक जैसा पति उसे मिल गया। रोहन, क्या तुम अल्पा के किसी ऐसे दोस्त को जानते हो जहाँ वो जा सकती है? नहीं दीदी,
दीदी हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नहीं रोहन, मुझे भी कहीं नहीं जाना है, मुझे अभी अल्पा को ढूंढना है और अगर मैं वहाँ हाँ दीदी ठीक है, हम दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन प्लीज़ अभी आराम करो प्लीज़। मैं आपके लिए दवाई लाता हूँ और कपड़े भी, प्लीज़ आप आराम कीजिए प्लीज़। हाँ सर, हमने आभा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, जिससे पता चला है कि वो 3 नंबर पर रेगुलर कॉल किया करती थी, दीपक, अल्पा, और तीसरा नंबर किसी रोहन के नाम पर रजिस्टर्ड है। हम दीपक के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, आभा के बारे में भी जानते हैं, लेकिन अल्पा, हो सकता है ये मामला घर का ही हो। शायद दीपक और अल्पा के बीच में कुछ रहा हो, उसी ने ये सब कुछ किया और इसीलिए भाग गई। शायद आभा अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। इस अल्पा के बारे में पता करो, उसके जन्म से लेकर के लापता होने तक की सारी कहानी पता करो, और ये रोहन कौन है ये भी पता करो, और ये भी पता करो कि उसका आभा के साथ क्या संबंध है। ओके सर। सर, अल्पा के बारे में सारी जानकारी इस फाइल में। बहुत ही खुशमिजाज और हंसमुख लड़की थी, और सर उसके भी कॉल रिकॉर्ड में ये रोहन का नंबर मिला है। ये वही रोहन है क्या जिसका आभा के कॉल रिकॉर्ड्स में भी जिक्र हुआ था? हाँ सर, और इस रोहन और अल्पा के बारे में पूरा कॉलेज जानता है। अल्पा के मोबाइल से उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा खास करके इस रोहन के मोबाइल पर काफ़ी बार फ़ोन किया गया है। इस रोहन का एड्रेस मिल गया है सर। लगता है रोहन का इस फैमिली में काफ़ी आना जाना था, ये हमें कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन दे सकता है। बुलाओ इसको। ओके सर। सर बोलो। सर मेरा नाम रोहन है, दीपक भैया के केस के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या नाम बताया तुमने? सर रोहन। मेरे साथ चलो। हाँ चलो। क्या बताना चाहते हो? सर मैं और अल्पा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मैंने दीपक भैया के बारे में सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, और मैंने ये भी सुना है कि दीपक भैया का मर्डर अबादी ने किया है। सर मुझे नहीं लगता कि आबादी ऐसा कर सकती है, मुझे पूरा भरोसा है सर। सर मुझे लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अभी वो मेरे घर पर है, उनको डॉक्टर की ज़रूरत है सर। आबा दीदी, आबा दी, आबा दीदी, आबा दीदी, आबा दीदी। सर यही थी वो। तुम्हें उसी वक्त हमें फोन करना चाहिए था जब आभा यहाँ आई थी। कब आई थी यहाँ? सर बस 2 दिन पहले मेरे रेस्टोरेंट में आई थी, जहाँ पे मैं काम करता हूँ सर। सर उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने उनको घर पे लाया। उनको बोला भी कि पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करते हैं, लेकिन वो मान नहीं रही थी सर। फिर उनको मैं बिना बताए मैं आपके पास आया। ऐसा कोई है जहाँ वो जा सकती है? उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार? नहीं सर, उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है, मतलब मुझे सिर्फ अल्पा और दीपक भैया मालूम है बस। अब अगर आभा यहाँ आए या उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत हमें बताना। तावड़े, इमीडिएटली एक सर्च टीम आभा की तलाश में लगा दो। मुझे नहीं लगता इस हालत में वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है। ओके सर। रेस्टोरेंट का ओनर कौन है? हाँ सर मैं हूँ। क्या बात है? हाँ साहब मैं इसे जानता हूँ, ये रोहन की गर्लफ्रेंड की बहन है। ये तो 2 दिन पहले आई थी। तभी तो मैं सोचूं कि रोहन छुट्टी लेकर जल्दी क्यों चला गया। हाँ लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। पर बात क्या है सर? आपको सारी बातें जल्दी पता चल जाएंगी। थैंक यू। तावड़े, ये तो कंफर्म हो गया कि आभा रोहन से मिलने आई थी, यानी अल्पा ने रोहन के साथ मिलकर कुछ किया हो। ये पॉसिबिलिटीज कम है। ओके सर, जिस जगह हमें दीपक और आभा कार में जख्मी हालत में मिले थे, वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर खून लगा हुआ चाकू मिला है। हो सकता है ये इसी केस का मर्डर वेपन हो। यही है साहब, जैसे मैंने चाकू पे खून का दाग देखा वैसे 100 पर फोन कर दिया। आपने चाकू को छुआ तो नहीं? नहीं साहब, हाथ नहीं लगाया। पाटिल सर, एविडेंस बॅग मध्ये घ्या आणि फॉरेन्सिकला पाठवा। ओके सर। दीपक के कत्ल को 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका था। पुलिस की तफ्तीश में अब तक जो भी सुराग और गवाह सामने आए थे, वो हर बार केस की दिशा बदल रहे थे। ये केस पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था
अपराध यहाँ थाने में हुआ था, लेकिन इसकी जड़ें अमरावती तक फैली हुई थी। और तो और अब उन्हें एक ऐसे केस के बारे में भी पता चल चुका था जहां इल्जाम आभा और अल्पा पर था। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ आभा और अल्पा के पास ही थे, लेकिन इन दोनों में से किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस की हर थ्योरी नाकाम साबित हो रही थी और तभी अचानक एक ऐसा गवाह सामने आया जिसने एक बार फिर इस केस का सारा ढांचा ही पलट दिया। सर, काबिल गांव से एक आदमी आया है, आपसे मिलना चाहता है, आभा के बारे में कुछ बोलना चाहता है। बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इमरोज़ है। मैं काबिल गांव का रहने वाला हूँ। दरअसल जब आप लोग गांव आए थे तो मैं गांव में नहीं था। फिर आभा के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आया। क्या बताना चाहते हो आभा के बारे में? सर, मैं आभा से प्यार करता हूँ और हमेशा से उससे प्यार करता रहा हूँ। अभी तक आप लोगों ने आभा के बारे में जो कुछ भी सुना है वो सब झूठ है। सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। बस मेरी आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि मेरी आभा को ढूंढ निकालिए, क्योंकि वो कितनी भी हिम्मत वाली क्यों ना हो, इस वक्त शायद अकेली होगी। आखिर आभा कहाँ गायब हुई थी? पुलिस की तहकीकात में उन्हें आभा कभी विक्टिम तो कभी मुजरिम लग रही थी। आभा के परिवार वाले और काबिल गांव के लोगों को छोड़कर थाने में आभा के घर के आसपास रहने वाले सभी लोगों ने आभा की बहुत तारीफ की थी, लेकिन हालात आभा को संदिग्ध बना रहे थे। उसका पुलिस से झूठ बोलना, हॉस्पिटल से भाग जाना, सब उसके खिलाफ जा रहा था। और तब इमरोज सामने आया, काबिल गांव का एकमात्र ऐसा शख्स जिसने ये कहा कि आभा की सच्चाई वो नहीं है जो गांव वालों और उसके परिवार ने बताई है। रोहन, जा जाके सो जा। मम्मी, तुम भी चलो ना, नींद नहीं आती। नहीं बेटा, मुझे बहुत काम करना है ना, तुम जाओ जाके सो जाओ, मैं आती हूँ। मम्मी, तुम भी चलो ना। पहले मम्मी की मदद करो फिर मम्मी आएंगी। क्या? ये लो, प्लेट लो और इसे साफ करो। लो। हाँ, मम्मा मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। अच्छा, शैतान बच्चा। हाँ, नौटंकी। जाओ जाके सो जाओ, मैं आती हूँ। मम्मा, मम्मा, वॉचमैन, वॉचमैन उठो। कभी नहीं सुधरना इन लोगों को। मम्मा, मम्मी, देखो, तुमसे जो कहा गया ना वो चुपचाप कर लो, वरना जान से जाऊंगी। हाँ, कौन हो तुम? किसे भेजा तुम्हें? देखो, मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मम्मी, मम्मी उठो। मम्मी, 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 मम्मी उठो ना। मम्मी। एक साधारण सी सोसाइटी जहां लोग बड़े आराम से रह रहे थे। उनके रोजमर्रा का जीवन बड़ी ही सरलता और सादगी से चल रहा था, लेकिन एक असाधारण और अचानक हुए अपराध ने इनकी सोच, इनके नजरिए और इनके जीवन के दृश्य को ही बदल कर रख दिया, जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। इस सनसनीखेज हत्या ने सबको हिलाकर रख दिया। लोगों के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकाएं बढ़ गईं। हटो,
पिछड़ी पिछड़ी। इतने सारे चाकू के घाव से बॉडी को छलनी कर दिया। सर देखिए, बॉडी पे ना ही कोई चेन है और ना ही कोई रिंग है। लगता है सब लेकर भाग गया वो, और कोई फोन भी नहीं है आसपास। लगता है कातिल ने चोरी के इरादे से हमला किया होगा। यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है? जी नहीं, अभी तक तो नहीं है। आप कौन? जी मैं इस सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ और सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए हम लोगों की मीटिंग चल ही रही है। आप जानती हैं? जी हाँ, यहाँ आसपास में हर कोई एक दूसरे की फैमिली को जानता है। प्रेरणा, इस इलाके के जितने भी चेन स्नैचर हैं उन सब की फोटो यहाँ आसपास के सभी लोगों को दिखाओ। हो सकता है कातिल को किसी ने आते जाते जरूर देखा हो। सर इस बच्चे ने बॉडी को देखा है, किसी औरत का बेटा है। बेटा क्या नाम है आपका? रोहन। आप कौन? ये रोहन का बाबा है। मैं रोहन की काकी हूँ और ये काका है। प्रेरणा, इनके संभालने तक पड़ोसी और सोसाइटी के बाकी लोगों से पूछा शुरू कर दो। सर। पुलिस ने आसपास बारीकी से पूछताछ शुरू की और सामने आई ऐसी जानकारी जिससे केस की तहकीकात को नई दिशा मिली। रोज सुबह पेपर डालते वक्त दिखते थे वॉकिंग करते हुए, पर कभी साथ नहीं दिखे। मैडम आगे आगे और साहब पीछे पीछे। मैम बहुत अजीब थे वो दोनों। यहाँ आने वाले रेडी वाले, दूध वाले, सबके नाम नंबर नोट करो। और तुम कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? सो रहे थे क्या? सोया नहीं था मैम साहब, मैं तो जग रहा था। पंप रूम में पानी चालू करने के लिए गया था। अच्छा एक बात बता, ये हेमा का रोज इसी वक्त पर वॉक करती थी? जी हाँ। हमें लगता है आपकी पत्नी हेमा की हत्या गहने छीनने की वजह से हुई थी। उनके सारे गहने मिसिंग हैं। क्या वो बहुत महंगे गहने पहना करती थी? नहीं, कुछ खास नहीं। वही मामूली जो औरतें पहनती है रेगुलर, मंगलसूत्र, कान की बाली वगैरह। कुछ बड़े गहने नहीं थे उसके पास। हमें हेमा जी की चीजें चेक करनी है। सुनीता। यस सर। बेटा रोहन, यहाँ आइए। आओ बेटा, यहाँ बैठो। बेटा जब आप मम्मी के पास पहुंचे तो वहां आपने क्या देखा? डरो मत बेटा, बताओ क्या देखा आपने? वहां कोई था? प्लीज, अब बच्चे से तो ऐसे उल्टे सीधे सवाल मत पूछिए। आपका बच्चा ही एकमात्र गवाह है, पूछना तो पड़ेगा ही। आप देख लीजिए कितने तकलीफ में मेरा बच्चा। भगवान के लिए इसे टॉर्चर मत कीजिए। आप अपना काम कीजिए प्लीज। हम अपना काम ही कर रहे हैं। ठीक है, जो कुछ पूछना है मुझसे पूछिए, बच्चे को नहीं। सर अंदर कुछ नहीं मिला। मैम ठीक है, चलो। ये प्रहलाद का कैरेक्टर कुछ सस्पिशियस है। ये बच्चा रोहन भले एक आई विटनेस है, लेकिन हम इसके बयान पर निर्भर नहीं रह सकते। और भी एंगल चेक करने होंगे। घर पर भी कुछ नहीं मिला है। ज्यादातर चेन स्नैचर चेन खींचने के बाद भाग जाते हैं, लेकिन इसने तो मर्डर कर दिया। और पोस्टमार्टम के मुताबिक बॉडी पर मल्टीपल स्टैबिंग है। सर हो सकता है हेमा के से पहले छीना झपटी हुई हो, फिर उस पर हमला हुआ, या फिर इस मर्डर को चेन स्नैचिंग की आड़ में छुपाने की कोशिश की जा रही है ताकि हमें गुमराह किया जा सके। सर वॉचमैन एक अहम बात बताइए। क्या? क्या कर रहे हो रोहन? वाह, कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है तुमने रोहन। ये कौन है? और ये? अच्छा। बेटा आज स्कूल मत जाओ। नहीं पापा, मम्मा डांटेगी। देखो बेटा, मम्मा 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 नहीं है। नहीं, मम्मा है।
मैं स्कूल जाऊंगा। रोहन सुनो बेटा, रोहन सुनो मेरी बात सुनो। देखो जिद नहीं करते, देखो बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। रोहन चुप। नहीं नहीं पापा नहीं, बैठो। एक बार बोला ना बैठो। नहीं पापा स्कूल जाना है। पापा नहीं, पापा मैं स्कूल जाऊंगा। पापा स्कूल जाना है। पापा आप कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर हैं, कैसा चल रहा है आपका काम? छोटा सा काम है सर, बस चल रहा है। आप क्या जानना चाहते हैं सर? आप रोजाना अपनी पत्नी हेमा के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, लेकिन कल नहीं गए, क्यों? कल ही आप उसके साथ वॉक पर नहीं गए और कल ही हेमा पर हमला हुआ। ये कोई महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हेमा पर जब हमला हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? मैं घर पर था, तबीयत ठीक नहीं थी, सर में दर्द था। आपका बेटा रोहन कैसा है? अभी किसके साथ? ओ, जब हेमा थी तो सब ठीक था उसके साथ, लेकिन आज अजीब सा हरकतें कर रहा था। मैं उसको कमरे में बंद करके आया हूँ। क्या करूं मैं, बताइए। आपका अपनी पत्नी और बेटे के साथ रिश्ता कैसा था? देखिए सर, मैंने मजबूरी में अपने बच्चे को घर पर छोड़ा हुआ है, जानबूझकर नहीं। मैं कमीना बाप नहीं हूं सर। इन सब बातों से मुझे और मेरी फैमिली को जज मत कीजिए सर, प्लीज। हम सब साथ में बहुत खुश थे। ये तो हम पता लगा लेंगे आप कितने खुश थे। फिलहाल आप जाइए और रोहन का ख्याल रखिएगा। सर, प्रहलाद और हेमा के रिश्ते में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि उसने एक भी सवाल का जवाब खुल के नहीं दिया। इसने अपने बेटे से भी पूछताछ करने नहीं दी और घर पर भी रोहन की ड्राइंग में रोहन के साथ सिर्फ उसकी माँ थी, बाप तो कहीं दिखा नहीं। एक काम करो, आसपास के सभी लोगों से इसके बारे में पूछताछ करो, इसकी कॉल डिटेल निकालो, बैंक स्टेटमेंट निकालो, पता करो इसका किसी के साथ कोई चक्कर वगैरह तो नहीं था, कि ये वाकई खुश था या फिर। सर, चेन स्नैचर्स को भी इंट्रोगेशन में रखा है। गुड, चलो। पुलिस ने एरिया के सभी चेन स्नैचर्स को घेरा, लेकिन अब भी उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। मम्मी, ये तुम येलो सूट में और ये मैं और ये वो। माँ बेटे के खूबसूरत रिश्ते की डोर बच्चे की आंखों के सामने चटक गई। एक बच्चे ने अपनी माँ को बड़ी बेरहमी से अपनी आंखों के सामने मारे जाते हुए देखा था। क्या वो कभी इस दृश्य को भुला पाएगा? इस सदमे से उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी गृहिणी एक बच्चे की माँ से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? किसने और क्यों उसे इतनी भयानक मौत दी? आखिर इस मौत के पीछे ऐसा क्या राज है? आज का ये केस एक दर्दनाक मौत से शुरू होकर एक ऐसे अंजाम पर खत्म होता है जो हमारी सोच से भी परे है। मेम साहब, हेमा मेम साहब बहुत अच्छी औरत थी। वो सब लोगों की बहुत मदद करती थी और सोसाइटी में भी सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसका वो मर्द प्रहलाद एक नंबर का खड़ूस मैडम, इतना झगड़ा करता था मेम साहब से, क्या बताएं हम। ये देखो हमारा पासबुक, अच्छे से देखो कितना पैसा है हमारे अकाउंट में। देखो, अरे महीने भर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं, तुम फ्लैट लेने चली हो। तुमसे नहीं होगा ना, तो ठीक है, मैं इंतजाम कर लूंगी। क्यों चुप रहो? नाक में दम करके रखा तुमने। अच्छा, नाक में तो तुमने दम करके रखा है ना, खुद कुछ करते हो ना मुझे कुछ करने देते हो। अरे नहीं होते ना तुम क्या करो, तो राहु दे, मैं करती है ना, मैं कर लूंगी। मैं तुम कुछ नहीं करेगी। अरे मैडम, ये तो रोज की बात है। हवास 2 लीटर दे। किस खुशी में? बहुत पैसे आ गए हैं क्या? घर में छोटा बच्चा है तो दूध तो लगेगा ही ना। हाँ तो रोहन 2 लीटर दूध पीता है क्या? तुम शांत हो ना, 2 मिनट थांबा। दूध कुछ नहीं, दूध नहीं, चलो निकलो। अरे दूध तर घेऊ द्या, आओ आपले बाल दूध लागेल। बस चलो अंदर। हो पण बाळाला दूध लाग।
किस मियाँ बीबी के बीच में झगड़े नहीं होते? हाँ, लेकिन हर मियाँ बीवी के बीच में हाथापाई भी तो नहीं हुआ करती ना। आपने तो उसे कई दफा मारा भी है। तुम्ही बोलला होता ना की जेवण झाल्यावर बोलायचं. हाँ कर लेंगे ना, मैच का हाईलाइट चल रहा है, उसके बाद कर लेते हैं. बोल दे चल. नहीं दूंगी, पहले बात करेंगे. मुझे घर में पूजा रखनी है, फ्लैट की डील पक्की होने की खुशी में. फिर से फ्लैट की बात? फिर से? हाँ, क्योंकि मैं अपना खुद का घर लेना चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती कि रोहन किराए के घर में अपनी परवरिश पूरी करे. तो पागल हो गई है क्या? कितनी बार एक ही बात समझा तुझे? हमारे पास पैसे नहीं है फ्लैट खरीदने के, समझी तू? तुम पैसों की टेंशन मत लो, मैंने इंतजाम कर लिया है. अच्छा, कहाँ से किया इंतजाम? हाँ, कहाँ से लाई तुम? बैंक लूटा है क्या? किसी घर में चोरी की है क्या? कहाँ से किया है? तुम्हारे बस की नहीं है, तो मैं कर लूंगी. बार बार एक ही बात सुन के आदमी तंग नहीं होगा क्या? आपकी पत्नी हेमा यही फ्लैट खरीदना चाहती थी? हाँ, मैं भी चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे. हेमा ने लेन देन की भी बात कर ली बिना मुझसे पूछे. ये फ्लैट है किसके नाम पे? मेरे बड़े भाई कमलेश और भाभी जया के नाम पे. इस प्रहलाद पे वॉच रखो, अपने कांस्टेबल यहाँ पे तैनात करवा दो और उसकी हर एक्टिविटीज पर नजर रखो. सर, इंक्वायरी में पता चला है कि हेमा वर्किंग वीमेन तो नहीं थी. सिर्फ फ्लैट खरीदने के लिए इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाने वाली थी? यही तो हमें पता लगाना. चलो. मम्मा, मैं नीचे खेलने के लिए जा रहा हूँ. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने मना किया ना, अभी नीचे जाना सेफ नहीं है. मम्मा, तो मैं हेमांटी के आ जाऊँ? नहीं नहीं, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं. पहले आप भी तो कहती थी कि जाओ रोहन के साथ खेलो. बेटा वो तब की बात अलग थी, अभी मैं तुमसे मना कर रही हूँ ना, वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है तुम्हें, समझे ना? सर, हेमा के फोन रिकॉर्ड्स आ गए हैं. लगता है अपनी सोसाइटी में बहुत ही पॉपुलर थी वो, क्योंकि फोन रिकॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी मेंबर्स के ही नंबर है, ना ही किसी लोन वाले का, ना ही किसी देनदार का. कहीं ऐसा तो नहीं हेमा का कोई चाहने वाला हो और शायद वही झगड़े की असली वजह? क्योंकि हेमा जिस किसी से भी फ्लैट के लिए पैसे लेने वाली थी वो उससे पर्सनली तो जरूर मिली होगी. एक काम करो, हेमा का बैंक अकाउंट चेक करो. सर. मम्मी, आज कोई नहीं है मेरे साथ खेल रहा, आप खेलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए आराम से. अरे रोहन बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है. ये लो चॉकलेट खाओ, आंटी के हाथ से एक चॉकलेट तो बनता है. रोहन, तू काय करतोय ते? अकेला है यहाँ पे? चल घर पे चल. तेरे बाबा कहाँ है? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, पर मुझे तो कुछ मिला नहीं, ऊपर से लफड़ा हो गया. अरे मैं तो बर्बाद हो गया, फंसा दिया आप लोगों ने हमें. जया जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है. आइए. ये प्रहलाद से किस बात को लेकर आपका झगड़ा हुआ था? क्या ये झगड़ा अभी भी है? तेरे घर के अंदर पुलिस, तूने बुलाया ना? वो प्रहलाद के बारे में पूछ रहे हैं. हट इधर. आपने बताया नहीं प्रहलाद से किस बात को लेकर आपका झगड़ा हुआ था? वो एक मिनट, मैं बताता हूँ. अरे जरूरत क्या थी? जरूरत थी, उसने मुझे खुद कहा था. आप लोगों की वजह से आज पुलिस मेरे पीछे पड़ी है. आप लोगों ने मिलकर हिमा को फ्लैट खरीदने के लिए उससे आया. ज्यादा होशियारी मत बता, तेरा भी फायदा था उसमें. पोकट में अच्छा खासा घर मिल रहा था रहने के लिए, पर मुझे तो कुछ मिला नहीं, ऊपर से लफड़ा हो गया. अरे मैं तो बर्बाद हो गया, फंसा दिया आप लोगों ने हमें. तो आपने अपने भाई प्रहलाद को अपना फ्लैट किराए पर दिया था? हाँ, क्यों? भाई को भाड़े पे फ्लैट देना जुर्म है क्या? प्रहलाद आपसे नाराज क्यों था? उसका नाराज होना बनता ही नहीं है साहब, स्वभाव देखा है उसका. वो तो उपकार किया मैंने उसे भाड़े पर फ्लैट देकर. मैं चाहता था उसे घर से नहीं, इलाके से बाहर निकाल देता.
कोई ढंग का काम धंधा नहीं करता वो। तो आप अपना फ्लैट प्रहलाद को बेचना चाहते थे? हाँ, तो क्या उसकी बीवी हेमा वो जया के पीछे पड़ी थी कि वो घर हमको बेच दो, हमको बेच दो। मैं बोला ठीक है भाई है, दे देते हैं। क्या आपको पता है कि हेमा फ्लैट कैसे खरीदने वाली थी? मेरा मतलब कहाँ से और कैसे पैसों का इंतजाम करने वाली थी? नहीं, वो मियाँ बीवी का आपसी मामला था, हमने पूछा नहीं। ठीक है, चलो। दरवाजा बंद कर। हेमा के मर्डर का सबसे बड़ा मोटिव प्रहलाद के पास है। प्रहलाद की अपने बड़े भाई कमलेश के साथ बिल्कुल भी जमती नहीं, फिर भी वो उसके दिए गए किराए के फ्लैट में रहता था और हेमा की जिद थी कि प्रहलाद उसी फ्लैट को खरीदे, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे। हो सकता है शायद इसी वजह से प्रहलाद ने अपनी बीवी हेमा का कत्ल कर दिया। सर मुझे तो ये केस क्लोज लगता है। प्रहलाद ने ही अपनी बीवी का खून करवाया होगा, इसीलिए तो कल सुबह वो मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं गया था। प्रहलाद के खिलाफ केस तो बहुत स्ट्रांग है, फिर भी हमें और सबूत चाहिए। हेलो, हाँ आई बोल। नहीं 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 नहीं, तुम लोगों को गांव से उठकर आने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और सुन, हेमा के माँ बाप को बोल देना यहाँ नहीं आने, ठीक है? ठीक है, रखता हूँ, चल। मैं आने बोलता हूँ सर। नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। नहीं, अभी मत आओ। थैंक्स फॉर कॉलिंग। पापा टॉयलेट जाना है। हाँ तो जाना। पापा मुझे डर लगता है, आप भी चलो ना। ये रोहन और आपके लिए कुछ खाना लाई हूँ मैं। कहाँ है रोहन? नजर नहीं आ रहा है। बहुत मिस कर रहा होगा ना अपनी मम्मा को वो। मैं थोड़ी देर उसके साथ बैठूं, शायद उसको अच्छा लगे। प्रहलाद जी हाँ, अंदर है। मैं बाद में आती हूँ। वो मेरी बीवी की जानने वाली थी वो। आई बैठी। कहीं ऐसा तो नहीं आपने किसी और के चक्कर में आकर अपनी पत्नी हेमा को मरवा डाला? ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? चलिए कुछ और बात करते हैं। हेमा ने आपको बताया था कि उसने घर खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम करने जा रही है, लेकिन ये बात वाकई आपको पता नहीं थी कि वो कहाँ से पैसों का इंतजाम करने जा रही है? हाँ, मैं नहीं जानता था कि वो कहाँ से लाने वाली थी। उसकी डील थी, उसकी प्रॉब्लम थी। आपकी पत्नी को बड़ी बेरहमी से मार डाला गया, गहने चुरा लिए गए। आपकी पत्नी कहीं नौकरी नहीं करती, लेकिन फ्लैट खरीदने के लिए 40 लाख रुपए का इंतजाम करने जा रही थी और आपको कुछ नहीं पता। मिस्टर प्रहलाद, आपके बच्चे ने शायद आपकी बीवी को मरते हुए देखा है। हम उससे पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन आप हमें पूछताछ करने नहीं दे रहे। मुझे तो शक है कि आप जानबूझकर हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है आप खुद उसकी हत्या में शामिल हैं। रोहन बेटा, आप बताओगे आपकी मम्मी को किसने मारा? वो कैसे गिरी? देखो बेटा, अगर आप हमें बताओगे ना वो कैसे दिखता था, तो हम ना उसकी एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनाएंगे, एक ड्राइंग बनाएंगे, जैसे आप बनाते हो ना इतनी अच्छी ड्राइंग। ये मम्मा और मेरा सीक्रेट है। सीक्रेट? बेटा आप जानते हैं, हमारा एक दोस्त है, वो बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाता है। आपकी मम्मा को जिसने मारा ना, वो उसकी भी ड्राइंग बना सकता है। आप बताइए वो कैसा दिखता है? रोहन को पक्का मालूम है कि कातिल कौन है,
और उसने शायद क्राइम होते हुए भी देखा है, लेकिन प्रहलाद को डर है कि रोहन अपना मुंह ना खोले। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप लोग फिर आ गए? अरे कब तक हमारी सोसाइटी के चक्कर लगाते रहेंगे? आप लोगों के बार बार आने जाने की वजह से मेरी सोसाइटी की रेपुटेशन खराब हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आप लोगों के डर की वजह से छोटे बच्चे नीचे खेलने तक नहीं आ सकते। देखिए, आपकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है आप जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए और यहाँ आना जाना बंद कीजिए। हम तब तक यहाँ आते रहेंगे जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती। हाँ तो ठीक है, आइए, लेकिन अपने आने जाने का टाइम फिक्स कर लीजिए। बिना वजह और बिना टाइम पर आकर लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिए। लोगों की लाइफ से डिस्टर्बेंस को दूर करना ही हमारी जिम्मेदारी है। एंड इफ यू डोंट माइंड, आप हमें हमारा काम करने देंगी? सर, रिसेंटली हेमा के अकाउंट में किसी दिनेश मल्होत्रा ने 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए। 2 लाख रुपए? चलो दिनेश मल्होत्रा से पूछताछ करते हैं। मेहरबानी की बचत की। हेमा आपके बहुत ही करीबी दोस्त थी? जी नहीं सर, मैं तो बस उसे जानता था, अच्छी औरत थी। लेकिन हमें तो पता चला कि आप और हेमा अक्सर मिला करते थे। नहीं सर, हम कभी कभी मिलते थे। अगर तुम उससे कभी कभी मिलते थे और कोई खास जान पहचान नहीं थी, तो तुमने उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए क्यों ट्रांसफर करवाए? असल में सर, सोसाइटी में इलेक्शन होने वाला है। हेमा जी सेक्रेटरी के लिए खड़ी थी। पिछले 4 साल से वो बददिमाग औरत अरुंधति सेक्रेटरी बनी बैठी है। मेरी सोसाइटी का नाम खराब हो रहा है। उसकी खुद की स्टेट एजेंसी है, इसलिए सोसाइटी में उसकी मोनोपोली है। लेकिन आपको इससे क्या फायदा नुकसान था? सर, मैं भी एक स्टेट एजेंसी के लिए काम करता हूँ। अगर वो इलेक्शन जीत जाती तो मेरा बिजनेस लॉस हो जाता, इसलिए मैं हेमा जी को टिप देता रहता था। टिप? जैसे वो 2 लाख रुपए? मैडम जी, अगर हेमा जी इलेक्शन जीत जाती हैं तो 2-3 प्रॉपर्टी डील्स में मेरे 2 लाख कवर हो जाते हैं। ये तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट था इलेक्शन के खर्चे के लिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अगर ये रिलेशनशिप सिर्फ प्रोफेशनली थी तो फिर इतना सीक्रेट क्यों? आप दोनों ने कभी कॉल तक नहीं किया एक दूसरे को? एक्चुअली सर, मेरी बीबी मुझ पर बहुत शक करती है, इसलिए मैं कभी हेमा जी को फ़ोन नहीं करता था। सेक्रेटरी बनने के लिए फ्लैट की ओनरशिप जरूरी होती, इसलिए दिनेश मल्होत्रा से पैसे लेकर हेमा फ्लैट खरीदने वाली थी और दिनेश मल्होत्रा की वाइफ को बताने के डर से वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। हो सकता है शायद इसी वजह से तंग आकर दिनेश मल्होत्रा ने ही हेमा का कत्ल करवा दिया। अगर हेमा सोसाइटी इलेक्शन अरुंधति के खिलाफ लड़ने वाली थी तो ये अरुंधति भी शक के दायरे में आ जाती। इस अरुंधति और मल्होत्रा दोनों पर कड़ी नजर रखो। सर। हेलो, ठीक है सर, क्राइम सीन से लापता हेमा का फोन कुछ देर पहले स्विच ऑन हुआ है। लोकेशन अहमदनगर। कातिल या तो फोन वहां लेकर गया या फिर उसने फोन किसी को बेच दिया। एक काम करो, अपनी एक टीम जांच के लिए अहमदनगर भेजो। सर। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं काय नव्हती करत इथे, खरंच काय भी नव्हती करत। अच्छा, फाइल चुराने आई? हाँ? नहीं मैम साहब। कान पकड़ के बुलाओ अभी पुलिस को। कान पकड़। नको। निकल अभी फटाफट यहाँ से। कौन? उन लोगों को कह देना कि ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझी? चल भाग अभी इधर से। भाग अभी। होय मैम साहब। मम्मी, जो आपने सीक्रेट बोला था मैं वो किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। बस तुम जल्दी से आ जाओ प्लीज। रोहन बेटा, चलो खाना खा लो। खाना खा लो। रोहन, पापा अपने हाथ से खिला रहे हैं ना, खा लो बेटा। बेटा बेटा रोहन। हाँ मैम साहब, वो अरुंधति मैम साहब है ना, हमारी हेमा मैम के बारे में ना हमेशा ही उल्टा सीधा बोलती थी। उसे तो मैं ऐसे हराऊंगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। उसे मजा मैं अच्छे से चखाऊंगी। अरे औकात है उसकी मेरे खिलाफ इलेक्शन में खड़े होने की। देखो जरा कि क्या करती हूँ मैं। अरुंधति जरा तीखा बोलती है, हुक्म चलाने की आदत है उसकी, लेकिन 4 साल से वही इलेक्शन जीतते आ रही है। मैडम, हेमा को सभी लोग पसंद करते थे। उसे सिर्फ पैसे या पोस्ट का कोई लालच नहीं था। वो तो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती थी। अरुंधति जैसी नहीं, पॉलिटिक्स करती थी वो। सर,
अरुंधति ने रिसेंटली स्टेट एजेंसी शुरू की है, घर में ही ऑफिस बनाया है और अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा है। मतलब अगर हेमा ये इलेक्शन जीत जाती तो अरुंधति को बहुत बड़ा नुकसान था। तो क्या सोसाइटी के इलेक्शन से इतना फर्क पड़ता है? प्रेरणा, सोसाइटी इलेक्शन के पीछे केवल 2 पार्टियों के रियल एस्टेट कमीशन का फायदा नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि इसके पीछे और भी कोई बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मामला तो हेमा के फ्लैट खरीदने का है। अरे सर, पर मैंने किया क्या है? आपने अपनी खुद की स्टेट एजेंसी नहीं खोली? हाँ खोली है। तो ये कि आपने अपने सेक्रेटरी होने का पूरा फायदा उठाया अपने बिजनेस के लिए। अगर आप अगला इलेक्शन हेमा के खिलाफ हार जाती तो आपका डबल नुकसान था। बिना हमारी परमिशन के शहर से बाहर मत जाइएगा। सर, अरुंधति जैसे घमंडी और कुर्सी की भूखे जैसे इंसान के लिए क्या इस सोसाइटी का इलेक्शन जीतना उतना जरूरी था? हाँ, उसे हेमा से खतरा था, क्योंकि सोसाइटी के लोग हेमा को उससे ज्यादा पसंद करते थे। फिलहाल तो हमें इस बात का पता लगाना है कि अरुंधति को हेमा से ऐसा क्या खतरा था जो उसने हेमा का मर्डर करवा दिया। हमें सोसाइटी इलेक्शन की तह तक जाना होगा। सर, क्या मिला तुझे ये सब करके? तेरी बेटी की उम्र की हूँ मैं, सब तेरी वजह से हो गया। कमीनी मैं है, कमीनी तू है। हेमा के पास काम करती थी। चुगली करते, पता पहले करो, खुद के काम में ध्यान दे। आई बड़ी मेरे को सिखाने को, दूसरे के घर में आग लगाती फिरती है। मैं आग लगाती है? हेलो, क्या मैडम देखो ना, इससे बात करती है। मैडम यही पहले शुरू की थी। चुप करो तुम लोग, पहले चुप करो। सर, वो दोनों काम वाली बाई इसलिए लड़ रही थी क्योंकि रिसेंटली प्रहलाद ने रानी को काम से निकाल दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके घर की सारी खबरें पूरी सोसाइटी में दे रही है। इससे पहले शशि उनके घर पे काम कर रही थी और टाइमिंग की वजह से हेमा ने शशि को निकाल के रानी को रख दिया। इसका मतलब शशि सोसाइटी के सारे राज जानती होगी, और अगर ये हेमा और जय के घर काम करती थी तो दोनों घरों की बातें से पता होगी। चलो शशि का हाल पूछ के आते हैं। रोहन बेटा। आंटी, मम्मा है क्या? रोहन, रोहन बेटा। सर, ये फोन तुम्हारे यहाँ से एक्टिवेट हुआ था? जी सर। तुम्हारे पास कैसे आया? जी सर, एक आदमी बेच कर गया था हमारे पास। जानते हो उसे? नहीं सर, उसको जानता नहीं। उसकी शक्ल याद है तुम्हें? हाँ सर, शक्ल याद है। उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ जी, बनवा सकते हो। कहीं इसे रानी ने तो नहीं मारा? कल दोनों हमारे सामने झगड़ा कर रहे थे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। हाँ जल्दी। शशि। आप कौन? मैं इसका पति हूँ सर। कुछ मालूम है शशि को किसने मारा होगा? नहीं सर। प्रेरणा, रानी से पूछताछ करो। सर, मैं सच्ची बोली है मैम साहब। हाय शपथ, मैंने कुछ नहीं किया मैम साहब। आपको यकीन नहीं है तो वो 5 नंबर वाली नीला भाभी को पूछ लो। मैम साहब, उनके घर मेहमान आए थे, मैं अभी आई वहाँ से। पति किधर है तेरा? वो बाजू वाली बिल्डिंग में मैम साहब काम चालू है, वही है जहाँ तू काम कर रही थी नीला के घर पे। चल उसका नंबर दे। सर, मुझे हेमा और शशि की मर्डर का कुछ कनेक्शन लगता है। हो सकता है। हेमा की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम शशि के घर गए, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही शशि को मार दिया गया। लगता है कातिल हमारे आसपास ही है। हमारी हर मूवमेंट इन्वेस्टिगेशन पर नजर रखे हुए अपनी चालें चल रहा है। सर, गोपाल ने पेपर भेजा है। उसने बताया है कि चिंतन सोसाइटी के रिडेवलपमेंट के लिए मीटिंग हुई है। ये रीडेवलपमेंट की बात तो अभी तक हमें किसी ने बताई नहीं। अगर चिंतन सोसाइटी की रीडेवलपमेंट डील फाइनल होती तो सोसाइटी के सेक्रेटरी को कितना कमीशन मिलता? कमीशन? कैसा कमीशन सर? इस कमीशन की बात। ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। हमारी चिंतन सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात हो चुकी है और मेंबर से भी। बेहतर होगा तुम्हारे लिए सच बताना, वरना तुम्हारी ये रिपोर्ट जाएगी सीधे कॉर्पोरेशन में। यहाँ बताया गया, थाने चलकर बताएगा। अब 6 से 8 करोड़। प्रेरणा, इस बिल्डर के कॉल डिटेल निकालो, ऑफिस और घर दोनों के।
सर यकीन नहीं होता कि मामूली सी सोसाइटी में रीडेवलपमेंट का 6 से 8 करोड़ का कमीशन। इसका मतलब ये कमीशन ही हेमा के सेक्रेटरी बनने की एक वजह थी। इन पैसों से उसे जया को फ्लैट के पैसे चुकाने थे, लेकिन अरुंधति को अपनी कुर्सी खोने का डर और लालच इतना बढ़ गया कि उसने हेमा को रास्ते से हटा दिया। लगता है प्रेरणा, मुजरिम को हथकड़ी पहनाने का वक्त आ गया। ये बात सही है सर कि मैं सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं खोना चाहती थी, क्योंकि रीडेवलपमेंट के टाइम पर सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है। और हेमा, अभी 4 दिन हुए थे उसे आए हुए और वो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हो रही थी। सोसाइटी वालों ने उसे बहुत सर पे चढ़ा के रखा था, लेकिन मैं जानती थी कि वो फ्लैट लेना अफोर्ड नहीं कर पाएगी और डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। पता नहीं कहां से उसने अचानक एकदम से फ्लैट ही खरीद लिया। इसलिए तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया? नहीं सर, मैं किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन हाँ, मुझसे ज्यादा फायदा तो जया और कमलेश को था। वो लोग ही उसको सेक्रेटरी बनाना चाहते थे। तो अब उन लोगों से जाकर पूछिए ना। तो तुम लोगों ने हेमा को फ्लैट बेचा? नहीं, वो हमने इस पूरे डॉक्यूमेंट में एक भी पैसे का लेन देन नहीं है, तो क्या फ्लैट फ्री में बेचा? बताओ। हमने फ्लैट उसे फ्री में नहीं बेचा सर, वो हमारे रिश्ते में थी, इसलिए उसने कहा कि वो पैसे बाद में देगी। वो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी। झूठ। हेमा कहां से पैसे लाकर देने वाली थी और तुम लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग थी, ये बताओ। देखो जया, हमारे पास पूछने के और भी बहुत से तरीके हैं जो शायद तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। वैसे पुलिस वालों की मार हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उनके डर से साहब। किसके? मेरे पति के साहब, वो बहुत गुस्से वाले हैं साहब। उनके गुस्से के डर से ऐसा क्या किया तुमने? सोसाइटी जब रीडेवलपमेंट का प्रपोजल आया, मेरे पति कमलेश को पता था कि बिल्डर प्रोजेक्ट पाने के लिए सेक्रेटरी को कमीशन देगा, तो हर फ्लैट सेल और रेंट का डील करने के टाइम हमें कमीशन मिलेगा। अगर कोई सेक्रेटरी अपना आदमी हो तो हर तरफ से पैसे आ सकते हैं। और हेमा हमारा फ्लैट खरीदना चाहती थी। वो मुझे बार बार बोलती थी कि भाभी ये फ्लैट मुझे बेच दो करके, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। हेमा की सोसाइटी में अच्छी पकड़ थी सब लोग उसे पसंद करने लगे थे। हेमा और जया की भी अच्छी बनती थी। झगड़ा था तो सिर्फ मेरे और प्रहलाद के बीच में। हेमा ने कई बार जया को बोला कि वो फ्लैट जो भाड़े से रहने के लिए हम लोग ने उनको दिया है वो हम बेच दें। जया ने मुझे एक प्लान बताया साहब। उसने मुझे कहा कि अगर हम किसी तरीके से वो फ्लैट के कागज हेमा के नाम कर देते हैं तो वो सोसाइटी का इलेक्शन लड़ लेगी। तब हमने मल्होत्रा के हाथ हेमा को पैसे दिलवाए। हमने सोचा वो जीत गई तो हम जीत जाएंगे। जिंदगी में पहली बार उसने दिमाग की बात की थी और जीत भी जाती साहब। उसकी पोस्ट का फायदा हम लोग उठाने वाले थे। बिल्डर से बात हो गई थी, मोटा कमीशन आने वाला था साहब, और वो कमीशन में हेमा का भी हिस्सा था। और वो कमीशन के पैसे से हेमा वापस हमको फ्लैट के पैसे देने वाली थी। सबका फायदा था साहब। तो तूने हेमा को मार दिया? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? अभी बताया ना, उसके जिंदा रहने में मेरा फायदा था। मैं काय को मारेगा उसे? उल्टा उसके मरने से मेरे को लॉस हुआ है। फ्लैट हाथ से चला गया और ऊपर से जो कमीशन का पैसा आने वाला था वो सारे रास्ते बंद हो गए। अगर कमलेश और जया ने हेमा को इलेक्शन में खड़ा करवाया तो वो लोग उसे क्यों मारेंगे? इसमें तो उन लोग का नुकसान है। फिर हेमा को मारा किसने? अरुंधति ने भी अभी तक मुंह नहीं खोला है। सर ये उस आदमी का स्केच है जिसने हेमा का मोबाइल बेचा था अहमदनगर में, और इसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन शशि के घर में एक्टिव थी जब उसका मर्डर हुआ, और हेमा के मर्डर के वक्त भी इसका मोबाइल लोकेशन पे ही एक्टिव था। ग्रेट जॉब प्रेरणा, ये आदमी किसी भी कीमत में मुझे चाहिए। सर साहेब भेटला तुमचा शिकार इथेच आहे। मैं नजर रखा हूं, आप जल्दी आ जाइए। गोपाल सर, सुनीता चलो पुलिस चल। सब क्या हुआ सर? अरे चल बता।
पापा मुझे नीचे उतारो प्लीज। पापा प्लीज मुझे नीचे उतारो, प्लीज पापा नीचे उतारो ना। बेटा मुझे बताओ तुम्हारा और मम्मी का क्या सीक्रेट है? पापा नीचे उतारो ना। पहले बता क्या देखा तुमने? पापा नीचे उतारो ना। हमने तुझे किसी शॉप में नहीं पकड़ा है। तेरे खिलाफ सबूत है, फोन लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स, गवाह, सारे सबूत। तो बता तूने अपनी माँ को क्यों मारा? सब बता दो सब। ए जा मस्त पे की चिकन लेके आ। अरे पैसे किधर है? अरे जब देखो पैसा पैसा। ये ले अंगूठी, जा बेच के चिकन लेके आ। क्या रे विक्रम? हाँ? ये अंगूठी तो हेमा मैम साहब की लगती है। कहीं तूने तो? ये आई तू पण ना काय पण बोलत असते। जा जा लवकर घेऊन ये चिकन, चल टाइम पास करू। ए विक्रम, आज तक तूने उल्टे सीधे सब काम किए, लेकिन अभी तू खून भी करेगा। विक्रम मैं अभी पुलिस के पास जाती हूँ। आई छोड़। मुझे डर लग रहा है पापा, प्लीज नीचे उतारो ना। मैं नीचे आना चाहता हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे तू बता था क्यों नहीं कि क्या देखा तुमने? हाँ? हेमा को क्यों मारा? सब बता दो सब। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, सिर्फ धमकाना चाहता था। मैं जब उसे धमकाने गया ना तो उसने मुझे पहचान लिया साहब। मेरी माँ उसके घर में काम करती थी साहब, तो वो चिल्लाने लगी साहब। सब तो मैं डर गया साहब, इसलिए गुस्से में आकर मैंने उसको मार दिया साहब। मम्मी उठा। मम्मा ने मुझसे कहा था कि मैं किसी को भी किलर अंकल के बारे में ना बताऊं, नहीं तो वो मुझे भी मार देंगे। गलती से हो गया साहब। किसके इशारे पे तूने हेमा को धमकाया? हेमा से हमारी फाइनल डील तो हो गई, मनोतरा से पैसे भी दिलवाए, और जब हेमा एक दिन हमारे घर आई तो उसने मेरे और मेरे पति की बात सुन ली। जिंदगी में पहली बार होशियारी का काम किया है तूने। 40 लाख का फ्लैट देकर करोड़ों की डील अपने नाम की है, लेकिन एक बात ध्यान रख, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह भाभी वाह, मुझे महारा बनाकर बाजी जीतना चाहती हो आप? मतलब फ्लैट के पैसे भी चाहिए, बिल्डर का कमीशन भी चाहिए, स्टेट एजेंसी का बिजनेस भी चाहिए, मतलब सारी मेहनत मैं करूं और फल खाओ आप? हाँ, उस फ्लैट का मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगी, ऊपर से हर डील में मेरा भी हिस्सा होगा। लालच के दलदल में खुद ही गिर चुके हो, इसलिए अब से सब कुछ 50-50 होगा, वरना फ्लैट के पैसे तो आपको मिलेंगे ही नहीं, ऊपर से पूरी सोसाइटी के सामने आपकी पोल खोल के रख दूंगी मैं, समझी? हेमा के बदलते रवैये से मैं बहुत घबरा गई। वो लगभग मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मुझे लगा अगर ये बात मेरे पति को पता चल जाती तो वो मुझे जान से मार डालते। इतने बड़े पैसे की डील मेरे वजह से नुकसान में चली जाती, वो फ्लैट चला जाता। इसलिए तुमने हेमा को मरवा दिया? ऐसा मैंने ऐसा नहीं किया। विक्रम हमारी कस्टडी में, वो सब सच बता चुका है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैंने विक्रम को फोन किया, वो थोड़ा टपोरी टाइप है, मैं जानती थी कि वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। मैंने उसे कहा कि हेमा को धमकाए करके। मुझे नहीं पता उसने हेमा को क्यों मारा साहब, मुझे नहीं पता साहब।
अपने चाचा चाची के लालच और अपनी माँ के सपने की कीमत मासूम रोहन चुका रहा था। मम्मी रोहन किसी को बताना नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। पुलिस ने बड़ी ही चौकसी और सावधानी से कातिल और इस जुर्म से जुड़े मुजरिमों को पकड़ लिया, लेकिन इस पूरे सौदेबाजी में सबसे ज्यादा नुकसान रोहन का हुआ। उसने जो खोया उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। याद रखें, हमारे बुरे कर्म कभी भी हमारे सामने आकर खड़े हो सकते हैं और उसकी कीमत न जाने वो क्या वसूल करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।